हेलो। हेलो एवरीवन। जल्दी जल्दी बताइए आप सब कहाँ से हैं। आज हमारी क्लास की फर्स्ट डे है। जस्ट हम थोड़ी पहचान कर लेते हैं। हम कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, फिर हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके। जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में बताइए आप कहाँ से हैं। ओके। फरिन जी हैं। ओके। आईफोन, जिसने अपना आईफोन नाम रखा है प्लीज अपना नाम चेंज कर लें। सिमरजीत अमृतसर से है। ओके, वेलकम। ओके, पुणे से, बेटल से, कानपुर से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से। वेरी गुड। इंदौर, खरकोड़ा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, प्रयागराज, जमशेदपुर, झारखंड, आजमगढ़। ओके, यूपी। बहुत अच्छा। अच्छा, शिवम जी बोल रहे हैं प्लीज स्टार्ट। ओके। पंजाब, इंदौर। बहुत बढ़िया, मतलब पूरे इंडिया के कोने कोने से हम आज ज्वाइन किए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। और ओके, पिलानी से, आगरा से। बहुत अच्छा। कानपुर से, अंकुश जी, आगरा से। चलिए बहुत अच्छा। मैं संतोष बंसल, आपका कोच, मैं उड़ीसा से हूँ। इंदौर से शुभम। ओके, वेलकम। मनीषा जी यूपी से हैं। ऑडियो नहीं आ रहा है, मैंने पहले बताया था, जिसका ऑडियो नहीं आ रहा है प्लीज आप ऑडियो ज्वाइन करें। ज्वाइन ऑडियो। इफ ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं मैसेज कर देता हूँ। अपने मोबाइल से ज्वाइन ऑडियो करेंगे। चलिए बहुत अच्छा। हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। हाँ, मेरी वॉइस जिसको भी नहीं आ रही है ज्वाइन ऑडियो करेंगे। चलिए, तो हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में मैं बता दूं आपको कि हम आज समझेंगे कि पहले हम टैली होती क्या है, टैली में हमको करना क्या होता है, हमको क्या क्या चीज पहले सीखना होगा। जियो से, नहीं नहीं चिट, हमने 7:30 PM लिखा था। जिसको भी, जस्ट एक मिनट में सबके लिए एक नोट लिख देता हूँ कि जिसको भी आवाज नहीं आ रही है प्लीज ज्वाइन ऑडियो कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम बहुत जन ज्वाइन हुए हैं। हिंदी सबको समझ आता है? ठीक है, ज्वाइन ऑडियो करेंगे जिसको भी साउंड नहीं आ रहा है। ओके, चलिए। होप सबको साउंड आ रहा है अब। चलिए, तो आज हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज आप जुड़े रहें। जिसको भी जिसको भी अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, हम सारे डाउट्स लेंगे। बस आप आज जब मुझे सुनेंगे, हो सकता है आज के क्लास में कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे हों जिनको पहले से नॉलेज हो कुछ क्लासेस के, कुछ कंटेंट के बारे में। हो सकता है बिल्कुल किसी को नॉलेज ना हो। हम समझ के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जस्ट 10th पास आउट है। तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, जिसको थोड़ा भी आता है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे और साथ में सुनेंगे, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर मिलेगा इससे। ठीक है, तो जिसको भी अगर थोड़ा भी आता है तो साथ में कोऑपरेट करेंगे। आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब एकदम फ्रेशर के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर, जो भी फ्रेशर हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि हम बिल्कुल फ्रेशर के हिसाब से चलेंगे और स्टार्टिंग से समझेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर मिलेगा, ये मेरा गारंटी है।
अब क्लास के बाद में फिर आप जरूर बताएं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हुआ कि नहीं हुआ। ज्वाइन ऑडियो, ज्वाइन ऑडियो, जिसको भी वॉइस नहीं आ रही है ज्वाइन ऑडियो। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पे टैली टैली में टैली प्राइम स्टार्ट करेंगे। उसमें हम आगे हम जीएसटी के बारे में नॉलेज लेंगे, हम इनकम टैक्स के बारे में भी नॉलेज लेंगे। हम टोटली इस तरीका से एक पूरा अकाउंटेंट बनने के लिए हमको जो एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए रहता है वो सब चीज हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैली क्या होता है। व्हाट इज टैली? टैली हम किसे बोलेंगे? तो देखिए टैली क्या होता है। टैली ना आपने पहले भी सुना होगा, भैया टैली करना है, टैली सीखना है, टैली में ये कर दो, टैली में। तो टैली होता क्या है? तो टैली ना बस कुछ नहीं है, टैली एक ब्रांड नेम। ब्रांड नेम। आप जब कोई चीज सीखने जा रहे हैं तो आपको समझना भी पड़ेगा ना वो चीज क्या होती है। तो उसके लिए बताऊं कि टैली एक ब्रांड नेम है। जैसे आप मार्केट में ना आप जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं भैया कोलगेट दे दो, है ना। आप बोलते हैं कोलगेट दे दो। अच्छा, बहुत जन के साथ ये कंफ्यूजन होता होगा, देखना कि अगर वो उनको कोलगेट देता है ना तो बोलते हैं ये वाला नहीं, रेड वाला दो। मतलब क्या? वो मांग रहे हैं क्लोजअप, वो मांग रहे हैं क्लोजअप, लेकिन बोल रहे हैं कोलगेट। तो बताइए कोलगेट क्या मतलब? कोलगेट मतलब क्या टूथपेस्ट? टूथपेस्ट को ही कोलगेट बोलते हैं? नहीं, कोलगेट टूथपेस्ट का एक ब्रांड का नाम है। और हम कोलगेट मांगते हैं, मतलब हमको कंफ्यूजन रहता है कि कोलगेट का मतलब टूथपेस्ट ही होता है। नहीं, वो एक ब्रांड का नाम है। अगर हमको टूथपेस्ट में दूसरे ब्रांड चाहिए, दूसरे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्लोजअप, बाकी जो भी अलग नाम से हैं उसको ले सकते हैं। चलिए ये तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत लोगों को पता भी होगा। एक और एकदम कॉमन चीज बता रहा हूं जो आज तक बहुत जन कंफ्यूज होते हैं। सर्फ। बताइए, सर्फ डिटर्जेंट पाउडर का एक ब्रांड नेम है, एक प्रोडक्ट का नाम है जो सर्फ नाम दिया गया। अब हम जाते हैं बोलते हैं भैया सर्फ दे दो, भैया सर्फ दे दो। एक्चुअली हमको बोलना चाहिए डिटर्जेंट पाउडर दे दो। सर्फ तो क्या होता है? एक ब्रांड नेम होता है। इसको एक्चुअल में डिटर्जेंट पाउडर का एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट का नाम है। जैसे हम टाइड मांगेंगे तो हम बोलते हैं सर्फ दे दो, कौन सा? टाइड दे दो। तो सर्फ एक्सेल, सर्फ ये ब्रांड का नाम है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको लॉन्च किया था। फर्स्ट टाइम मतलब उनका एडवर्टाइजमेंट इतना बेटर हुआ कि उसके नाम से ही हम डिटर्जेंट पाउडर को जानने लग गए। तो वैसे ही टैली क्या है ना, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। देखिए मैं आपको हर चीज को डिटेल में स्टार्टिंग में लेना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है ना कि जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, जितना ज्यादा आप अच्छी से चीजों को समझेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छी से सारी चीजों को कर पाएंगे। अगर आपकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और आप बोलेंगे भैया मेरे को जल्दी जल्दी, सर मेरे को जल्दी जल्दी टैली सिखा दीजिए, जल्दी जल्दी जीएसटी रिटर्न करा दीजिए, जल्दी जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न करा दीजिए, तो जो आधी अधूरी नॉलेज होगी ना, आप फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो उसके लिए कोई भी चीज को करने के पहले हमको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। उसलिए मैं आपको स्टार्टिंग के 2-5 क्लासेस पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूंगा। तो प्लीज मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको एंटरटेनमेंट भी हो और आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आए, लेकिन प्लीज कोऑपरेट करेंगे। और जिनको थोड़ा भी अगर कुछ नॉलेज है तो आप साथ में उसको समझते जाएंगे ताकि आपको थोड़ा और प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। तो देखिए मैंने क्या बताया कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अकाउंटिंग को करते हैं। ठीक है, ये एक ईआरपी सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसको, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो एंटरप्राइज के जो भी रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस मतलब एंटरप्राइज में जो भी असेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, ये सब टर्म्स में यूज कर रहा हूं। जिसको समझ नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे जाके पूरा डिटेल में हर चीजों को समझने वाले हैं, बस आप सुनते जाइए। तो जो भी एंटर बिजनेस में हमारे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल होते हैं, उन सब का एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम जो भी होते हैं, उन सब को सही तरीका से मेंटेन करके हमको रिकॉर्ड करने को, लिखने को हम टैली हमको सुविधा देता है। जो जो सब चीज को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास दो सवाल आया। पहला, अकाउंटिंग, तो ये अकाउंटिंग क्या होता है? दूसरा, सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, जिसका भी कॉमर्स, जो भी कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, जो भी कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, एक मिनट, बहुत से जन को साउंड नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो उससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है, और सेकंड समझते हैं हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब हमारे पास दो सवाल आ गए, क्या अकाउंटिंग होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है। तो जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने एक डेफिनेशन पहले पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो देखिए, अकाउंटिंग के लिए एक डेफिनेशन कॉमन है जो हर किसी ने पढ़ा होगा, लेकिन आज ये डेफिनेशन को ना हम पार्ट पार्ट करके क्लियरली समझेंगे। तो जो पहले से भी समझे है ना, उनको आज क्लियरली समझ आएगा कि ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन एक्चुअली क्या होता है। तो देखिए, अकाउंटिंग का में ना, ये डेफिनेशन का हमने पार्ट कर दिया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अच्छा बताइए, आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, चैट सेक्शन में बताइए, आर्ट का मतलब क्या होता है। या फिर अब बताइए, आपके लैंग्वेज में आर्ट, आपके लैंग्वेज में आर्ट को क्या बोलते हैं। आज हम इंडिया के कोने कोने से हमारे साथ सारे फ्रेंड्स हैं, तो आपके लैंग्वेज में आर्ट को क्या बोलते हैं। कला, चलो कला 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 कला, ओके कला, सब क्या कला बोलते हैं। अच्छा अच्छा, और बताइए, और किसी के लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं क्या आर्ट को। कला ही बोलते हैं सबके में। ओके ओके, चलिए, तो आर्ट का मतलब होता है कला। ठीक है, हमारे में भी कला ही बोलते हैं। तो अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। कैसे आर्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग हमको किस तरीका से, हम सिस्टमेटिक तरीका से हमारे बिजनेस के हिसाब किताब को, बताइए टैली में हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग करने वाले हैं। अकाउंटिंग में क्या करने वाले हैं, हमारे बिजनेस के हिसाब किताब को रखने वाले हैं। तो अकाउंटिंग भी हमको कला सिखाता है कि किस तरीका से हम अपने बिजनेस के हिसाब किताब को सही तरीका से मेंटेन करके रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि कला मतलब, कला का मतलब क्या, कि हम मतलब अकाउंटिंग हमको क्या सिखाएगा, कला, हम तो हिसाब किताब खुद रख सकते हैं, हम तो जानते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज को हर कोई एक समान यूज करे, एक जैसे यूज करे, उसके लिए ना हमको कुछ एक सिस्टम, एक प्रोसेस समझना पड़ता है। विदाउट प्रोसेस, विदाउट एक सिस्टमेटिक तरीका, हम उसको सही तरीका से, स्किल ऑफ डूइंग, ओके, तो इसको हम सही तरीका से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, कला हमको अकाउंटिंग क्या सिखाता है। जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास ना एक पियानो है, आप में से कुछ पियानो अगर प्ले करना जानते होंगे, तो आप क्या करेंगे, बढ़िया उसमें कोई सॉन्ग प्ले कर लेंगे। अच्छा, कोई टूटा फूटा जानते होंगे, तो वो टूटा फूटा जो एक दो लाइन जानते होंगे ना, उसी को बजा लेंगे। हो सकता है कोई बिल्कुल ना जानता हो, तो जो बिल्कुल ना जानता होगा ना, वो क्या करेगा, वो उसमें बहुत से मतलब रद्दी आवाज निकालेगा, बहुत से अटपटा आवाज निकालेगा, ऊ आ ई आ, ऊ। मतलब आप समझ सकते हैं कैसा आवाज होगा वो, है ना। तो वो उसमें ऐसा आवाज निकालेगा। तो ये पियानो तो सबके लिए सेम है, लेकिन इसको हमको प्ले करने के लिए हमको उसकी कला आनी चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए। तो वैसे ही अकाउंटिंग टैली सबके लिए सेम है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमको उसका सिस्टम, उसका तरीका, उसका कला सीखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग के कला क्या क्या होंगे। अकाउंटिंग में देखिए, हमको एक तरीका, एक सिस्टम बताया गया है कि हम सिस्टमेटिक तरीका से हमारे हिसाब किताब को कैसे सही तरीका से रख सकते हैं, ताकि पूरा हिसाब किताब हमको एक सिस्टमेटिक तरीका से समझ आए। ठीक है, तो प्लीज चैट सेक्शन में जो भी डाउट है आपका, कि कोर्स कितने मंथ का रहेगा और बाकी सारी चीजें ऐप के बारे में, मैं सब आपको बताऊंगा। अभी आप प्लीज सुनिए, अगर आप अभी यहाँ पे अगर ये सब चीजों में ध्यान देंगे, तो आपका नॉलेज क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, आर्ट का मतलब कला, और अकाउंटिंग हमको क्या कला सिखाता है, कि सिस्टमेटिक तरीका से हम किस तरीका से चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, चीजों को मतलब लिखते हैं। तो देखिए, हम मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, संतोष अग्रवाल मेरा नाम है। तो हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ कैसे करते हैं आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, हम दुकान में एक पेज के दो भाग कर लेते हैं। मतलब एक पेज, जैसे है मान लीजिए हमारे पास एक पेज है ना, ये पेज का हम ऐसे सिंपली ऐसे बीच से ऐसे हम इसका दो पार्ट कर लेते हैं, है ना, ये दो पार्ट हो गया। इस दो पार्ट में हम एक तरफ जो भी हमारे पास पैसा आया, आना, और एक तरफ जो भी हमारे पास पैसा गया, पैसा का जाना, उसी के पीछे तरफ जो भी हमारे उधारी सामान आई, आना, और जो भी उधारी सामान गई, जाना।
हम इतना लिख लेते हैं डेली। ठीक है, तो होप आपके यहाँ भी इसी तरीका से कुछ मेंटेन होता होगा आपके दुकानों में, या फिर आप एक कॉपी बना लेते होंगे जिसमें आप इस तरीका से मेंटेन करते होंगे। ठीक है, तो इसी तरीका से हम क्या करते हैं, इस तरीका से ये मेंटेन करते हैं कि यहाँ पे आना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे आना, यहाँ पे जाना। तो ये डेली हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा लेन देन बिजनेस में होता है ना, उसको फर्स्ट टाइम ऐसे एक कॉपी में या एक पन्ने में हम लिख लेते हैं, डेली पन्ना हम बोलते हैं, डेली पेपर में हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कि आज का क्या आया क्या गया। कई जन ऐसे करते हैं, उसमें एक जगह में प्लस प्लस करते जाते हैं, 20 का सेल हुआ प्लस 20 का, ठीक है, 500 का सेल हुआ तो प्लस 500 प्लस 200 प्लस 300, इस तरीके से प्लस करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है ना कि हमको बाद में हिसाब किताब क्लियर नहीं मिलता। अब बताइए, मैंने यहाँ 500 200 प्लस कर दिया, अगर मैं जानना चाहूं कि ये 500 में क्या क्या सामान गया, ये 200 में क्या क्या सामान गया, ये 300 में क्या क्या सामान गया, ये किसको बेचा हमने, ये किसको बेचा हमने, ये किसको बेचा हमने, तो ये सारे डिटेल्स हमको तो यहाँ नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए हम ऐसा हिसाब किताब रखें कि कल को हम 1 साल 10 साल 15 साल पहले के हिसाब भी उठा के निकाले ना, तो हमको पूरा एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि भाई क्या हुआ था, ट्रांजेक्शन क्या लेन देन हुआ था, चाहे वो 1 रुपए का क्यों ना हो। ये चीज कहाँ मिलता है आपको, आप फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, बैंक यूज करते हैं, आपको उसमें देखेगा अगर आपने 1 रुपया कभी 10 साल पहले कहीं पे ट्रांजेक्शन किया होगा ना, तो आपने कितना बजे, किस डेट में, किसको, उसका रेफरेंस नंबर, सब कुछ आपको वहां पे डिटेल्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक इस तरह से अकाउंटिंग फॉलो करता है। लेकिन आपको इससे मिलेगा, आपको इससे कोई डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग में ये कला आर्ट सीखते हैं, भाई ये सब चीज को किस तरीका सिस्टमेटिक तरीका से लिखा जाए। तो ये सिस्टमेटिक तरीका लिखने का ये 3 स्टेप होते हैं। हम ये 3 स्टेप्स में हम इनको रिकॉर्ड, मतलब ये हिसाब किताब को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है, बिजनेस में होने वाले जो लेन देन होते हैं ना, उसको हम ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। देखिए, मैं आपको अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का भाषा भी साथ में सिखाते जा रहा हूं। तो ये सब अकाउंटिंग के भाषा होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ट्रांजेक्शंस, इवेंट्स, ये अकाउंटिंग की भाषा है, परचेज, सेल, मैं आपको ये भी साथ में बताते जाता हूं। तो रिकॉर्डिंग मतलब हम जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, ट्रांजेक्शंस का मतलब लेन देन, लेन देन का मतलब जो भी बिजनेस में हमने लिया, जो भी बिजनेस में हमने दिया, हमने सामान खरीदा, सामान हमारे पास आया, बदले में हमने पैसा दिया, तो ये हमारे लेन देन होते हैं। हमने सामान बेचा, बदले में पैसा लिया, ये हमारे लेन देन होते हैं। तो ये जो हमारे लेन देन होते हैं, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लिख के रख लेते हैं। कहीं भी, कहीं भी मतलब कहीं भी रखते हैं क्या, नहीं, हम एक पर्टिकुलर जगह में लिखते हैं जहां पे हमको मिलते रहे हिसाब किताब। तो हम इसको रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो रिकॉर्डिंग कहाँ करा जाता है, रिकॉर्डिंग करा जाता है जर्नल बुक में। तो रिकॉर्डिंग जो पहला स्टेप हमारा है, उसमें हम क्या करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल बुक मतलब क्या होता है, हमारा जैसे हम हमारा साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम साइंस की खाता बनाते हैं, तो वैसे ही हम फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका एक बुक नाम दिया गया है अकाउंटिंग में, जिसको बोलते हैं जर्नल बुक। ठीक है, तो इस जर्नल बुक में हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करने के बाद अब हम रिकॉर्डिंग जर्नल का ना एक तरीका होता है, वो सब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, डेबिट क्रेडिट रूल्स के हिसाब से जर्नल किया जाता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। आप बस अभी सुनते जाइए, क्योंकि मैं आपका पहले, बोलते हैं ना, कोई भी अगर हमको बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग आप 100 मंजिला बना लो, अगर उसकी नींव, उसका फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं होगा तो बिल्डिंग आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम दिया जाता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में, न्यू स्ट्रॉन्ग करने में। उसके बाद तो बिल्डिंग ऊपर ऊपर बिल्डिंग जितने बना लो जल्दी जल्दी बन जाती है। तो हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं पहले, वैसे हम अभी कुछ दिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारी क्लास में आपको यही एक बेनिफिट ज्यादा मिलेगा कि आपको फंडामेंटल पूरा क्लियर रहेगा। बाकी क्लासेस में क्या होते हैं, आपकी फंडामेंटल नहीं बताते, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और बाद में फिर भूल जाते हैं आप। तो हम यहाँ पे हम फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए, फंडम अभी सबसे पहले हम क्या करें, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसके बाद ना इन, मैं आपको जैसे बताता हूं कि जैसे हम डेली पन्ना में लिखते हैं ना, तो हम एक लाल खाता बोलते हैं, हम हमारे लैंग्वेज में ना हम उसको लाल खाता बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं, मतलब लाल खाता मतलब क्या होता है ना, एक बड़ी सी खाती होती है जिसमें लाल कलर का
ऊपर कवर लगे रहता है, तो हम उसको लाल खाता बोलते हैं। तो हम उस लाल खाते में ना जिसके नाम की उधारी है उसका नाम लिखते हैं, और वो आज के दिन में यहां से देखते हैं कि आज के दिन में कितने की उधारी वो ले गया। फिर वहां पे हम लिख देते हैं कि वो हमसे इतना का सामान ले गया, लाल बही, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम जिसको पैसा देना है, हम जिससे उधारी लाए उसका नाम लिखते हैं यहाँ पे, मतलब लाल खाते में उसका एक कॉलम बना लेते हैं, मतलब उसका एक अलग से पेज बना लेते हैं, उस पेज में लिखते हैं उससे आज के दिन में इतनी की उधारी लाई गई, इससे मतलब इससे इतने पैसे लेने हैं, इतना पैसा देने हैं। तो ये हम क्या करते हैं, आज का ही ट्रांजेक्शन को आगे हमको एक जगह में मिल जाए। जैसे ये तो आज में सारे ट्रांजेक्शन मिक्स हो गए, तो हम उसको एक जगह में मिल जाए, उसके लिए हम उसको जाके फेयर कर लेते हैं। जैसे आप स्कूल में भी करते हैं, स्कूल में आप क्या करते हैं, आप रफ खाता में जो भी आप लिख लेते हैं, और उसके बाद आपको जब जाके उसकी फेयर करनी हो तो हम उसको जाके फेयर खाता में लिख लेते हैं। जैसे साइंस की साइंस में, मैथ की मैथ में, ताकि बाद में हमको साइंस के रिलेटेड सारी टॉपिक्स साइंस के कॉपी में मिल जाए, नोटबुक में मिल जाए, मैथ्स रिलेटेड मैथ में मिल जाए। तो वैसे ही हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक ही जगह में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसको क्लासिफाइंग कर लेते हैं, मतलब उसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग का मतलब क्या हुआ कि हम उसको अलग अलग जगह में लिख लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने सामान परचेज किया, तो आप अलग से, आप पहले आपने परचेज का जर्नल बुक में लिख लिया, फिर हम क्या करते हैं उसको अलग से एक अकाउंट बना लेते हैं परचेज का, और वहां पे परचेज रिलेटेड सब लिख लेते हैं। आपने सेल किया तो सेल रिलेटेड, आपने राम से सामान उधार में खरीदा तो जर्नल से राम का आज के डेट में इतना का उधार हुआ, डेट के साथ में लिख लेते हैं। तो इस तरीका से हम उसको अलग अलग लेजर अकाउंट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, क्लासिफिकेशन। इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन या लेजर अकाउंट बनाना। अच्छा, ये लेजर अकाउंट या क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफिकेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम अलग अलग क्लास में, जैसे मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल जिसने भी ये क्लास कॉमर्स के बैकग्राउंड है जिसका, अगर आप ये कर लिए हैं तो प्लीज साथ में थोड़े सा कॉपरेट करें, क्योंकि जिसको नहीं पता है उनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए और आपका एक रिवाइज हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए ना आप स्कूल में थे, चलिए मैं आपको आपके स्कूल के दिनों में ले जाता हूँ। ठीक है, सबको अपनी स्कूल याद आती होगी, होप आई थिंक आप में से कोई भी अब स्कूल में नहीं होगा, और सबको होता है कि आपकी स्कूल जरूर याद आती होगी। तो मैं आपको स्कूल के दिन में ले जाता हूँ, तो याद कीजिए कि आपके स्कूल के टाइम में जब कोई असेंबली, कोई प्रोग्राम होता था ना, तो आपको सबको ग्राउंड में बुलाया जाता था। चलिए सब आंख बंद करते हुए याद कीजिए कि आपके स्कूल के टाइम में आपको ग्राउंड में बुलाया गया। अब आपको जब स्कूल में बुलाया गया ग्राउंड में, तो आप मान लीजिए ना सब अपने फ्रेंड्स एक साथ ऐसे मिक्स खड़े हो गए, मिक्स ऐसा, है ना, ऐसा मिक्स खड़ा है। कोई क्लास 10 का है, कोई क्लास 9 का है, कोई क्लास 2 का है, कोई क्लास 3 का है, कोई क्लास 5 का है, सब मिक्स खड़े हो गए। यहाँ आपके टीचर्स खड़े हैं। आपके टीचर्स बोले कि स्टूडेंट्स, आज हम एक कोई स्पोर्ट्स करने वाले हैं, या फिर कोई टास्क आपको देना चाहते हैं, और बोले कि आप सब क्या कीजिए, अपने क्लास वाइज खड़े हो जाइए लाइन से। बोलते हैं ऐसा, वो ऐसा आपको क्यों बोलते हैं क्लास वाइज, आप क्यों, क्योंकि आपके क्लास के वाइज आपकी एज, आपकी है हाइट, आपका जो नॉलेज है वो एक समान हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से आपको ना वो क्लास वाइज ऐसे खड़ा करा लेते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए आप क्लास वाइज नहीं खड़े होते ना, तो आपको कोई टास्क देने में उनको बहुत प्रॉब्लम होता। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 10th क्लास के साथ में 2 क्लास का भी अगर बच्चा खड़ा है, तो अगर उनको कोई काम देंगे तो 10th क्लास वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन 2 क्लास वाले के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और 2 क्लास वाले के लिए, जो अगर 10th क्लास खड़ा है, 10 क्लास वाला खड़ा है, तो 2 क्लास वाले को अगर काम देंगे तो 10th वाले के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्लास वाइज हमको टीचर्स खड़ा करा देते हैं, और उसके बाद हमको बताते हैं क्लास 10 वाले आपको ये करना है, क्लास 9th वाले, 8 वाले आपको ये करना है, क्लास 5th वाले आपको ये करना है। तो उनसे इजी हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम उनको क्लास वाइज बांट दिए। वैसे यहां से आया हमारा क्लासिफाइंग, मतलब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग में, जर्नल में सब मिक्स कर दिए। सामान खरीदे, इसी पेज में लिख दिए, सामान बेचे, इसी पेज में लिख दिए, सामान, पैसा आया इसी में लिख दिए, पैसा गया इसी में लिख दिए, बैंक हम पैसा खुद ओनर लेके आया इसी में लिख दिए, हर चीज इसी में लिख दिए।
तो हमको इसको अलग अलग करना पड़ेगा ताकि हमको पहचान में आए कि सामान खरीदी वाली टोटल कितनी हुई एक महीने में, एक साल में, बेचने वाली कितनी हुई, और हमारे पैसा आने वाला कितना हुआ, जाने वाला कितना हुआ, हर चीज अलग अलग हमको हिसाब मिलना चाहिए। इसलिए हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, लेजर अकाउंट बनाते हैं हम यहाँ पे। तो समझ आया क्लासिफाइंग इसको क्यों बोला जाता है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको अभी तक इतनी स्टोरी सुनाया, और लास्ट में, या फिर आप कोई स्टोरी पहले भी सुनते होंगे, दादी दादी नानी से आपने भी बहुत सी स्टोरी सुनी होगी, तो वहां पे पता है लास्ट में आपको क्या बोला जाता है, भैया आपको स्टोरी से क्या सीखने को मिला, ऐसा बोलते हैं, या फिर इसका समरी क्या निकला, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसकी समरी क्या निकली, भाई क्या लास्ट में क्या निचोड़ निकला। तो बताइए, आपने जो साल भर बिजनेस किया, तो बिजनेस से आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एट द एंड आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं बिजनेस से, बताइए, चलिए चैट में थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, बताइए हम बिजनेस से लास्ट में क्या चाहते हैं। बहुत अच्छा, देवेंद्र जी प्रॉफिट, वंश प्रॉफिट, सिमरत जी प्रॉफिट, निशु प्रॉफिट, सबको प्रॉफिट चाहिए, बताइए। ओके ओके, तो प्रॉफिट प्रॉफिट, ओके, राम कुमार प्रॉफिट, हाँ, तो बिजनेस से लास्ट में हम प्रॉफिट चाहते हैं। तो ये प्रॉफिट हमारा एंड रिजल्ट है कि हमको लास्ट में प्रॉफिट चाहिए। तो बिल्कुल इसी के लिए हम ये प्रॉफिट को निकालने के लिए हम जो ये साल भर का जो लेना देना, सामान आना सामान जाना, इससे जो हम हिसाब निकालते हैं ना, वो हिसाब निकालने के लिए हम प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड, अच्छा हो सकता है जरूरी है कि आपका प्रॉफिट ही हो सकता है हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमारी लॉस भी हो जाए, तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं उसको। हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और सारे खर्चे को लिखते हैं, सारे इनकम को लिखते हैं, और इससे काट के हमारे पास कितना बचा। जैसे मान लीजिए आपने साल भर में 1 लाख का सामान बेचा और उसको खरीदा था 90,000 में, तो आपका प्रॉफिट हो गया 10,000। तो 1 लाख में से 90,000 गया, बचा 10,000। इस तरीका से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आगे बताऊंगा आपको सारी चीजें डिटेल में, बस आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं जी, बिल्कुल फाइनल अकाउंट, हम ट्रेडिंग लॉस अकाउंट यहाँ पे बना के हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये जो प्रॉफिट निकालते हैं ना, ये किसमें आता है, समराइजिंग, समराइज कर रहे हैं भाई बिजनेस से क्या प्रॉफिट आया। अच्छा, प्रॉफिट निकालने के बाद भी ना हम बिजनेस में एक और चीज निकालते हैं, क्योंकि अगर हम उसको नहीं निकाले ना तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारा बिजनेस सालों से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो क्या होता है, जल्दी चैट सेक्शन में जिसका कॉमर्स है जल्दी बताइए क्या निकालते हैं हम एक और, अब बताइए निशु गुप्ता, और क्या बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में फाइनल अकाउंट में, बैलेंस शीट, बहुत अच्छा, देवेंद्र, सिमरजीत, वेरी गुड, वंश, अंकुश, बहुत अच्छा, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट मिले मुझे, तो बैलेंस शीट बनाते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, तो हम इसके साथ में एक और बनाते हैं बैलेंस शीट। अच्छा, आपने बैलेंस शीट तो बताया, अब मेरे को बताइए कि ये बैलेंस शीट कैसे बनता है, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, कोई बताएगा बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं और बैलेंस शीट टैली क्यों होता है। बिल्कुल, जो आर्ट्स से हैं हम उन्हीं के लिए अच्छी से समझा रहे हैं, अभी क्लियरली आपको पूरा स्टार्टिंग समझा रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, अपना कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को जानने के लिए। ओके, देखिए, तो बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं ना, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, ये बैलेंस शीट का फायदा क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है, हम अपना बिजनेस का एक बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पे दो साइड होता है, एक होता है हमारी लायबिलिटी, एक होती है हमारी एसेट्स। बिल्कुल, जिसको भी नया नया लग रहा है, आप बिल्कुल 2-4 दिन क्लास में ज्वाइन रहिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए, लायबिलिटी का मतलब होता है हमारे उधार, बिजनेस की उधार, और एसेट्स का मतलब होता है बिजनेस की पूंजी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे एक बिजनेस करना है, और ये बिजनेस के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत हो। तो बताइए, आपके पापा ना, आपके पापा बोलेंगे कि ठीक है बेटा, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कितने की पैसे की जरूरत है। आपने बोला मान लीजिए पापा मुझे 10 लाख की जरूरत है, ठीक है, आपने क्या बोला कि मुझे 10 लाख की जरूरत है। तो मैं समझता हूं ना कि आपके पापा पूरा 10 लाख आपको नहीं देंगे, है ना, मेरे हिसाब से तो आपके पापा आपको पूरी 10 लाख नहीं देंगे, नहीं भी देना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर आपके पापा आपको 10 लाख दे दिए ना, तो आपको उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपके पापा ना ऐसा बोले कि ठीक है बेटा, 10 नहीं, मैं तुझे 5 लाख दूंगा और बाकी 5 लाख मैं तुझे मार्केट से लोन दिला दूंगा। चलिए समझ के देखिए, ठीक है, मैं आपको 5 लाख दूंगा और 5 लाख आपको मार्केट से लोन दिला दूंगा। तो आप क्या करना, ये 5 लाख तो मैं आपको, क्योंकि मैं आपका पापा हूं, तो मुझे आपको हेल्प करना है, तो मैं आपको 5 लाख देता हूं। लेकिन 5 लाख जो आपको मार्केट से लोन दिलाऊंगा, उसका ब्याज, उसकी इंटरेस्ट आपको खुद भरनी पड़ेगी। चलिए, पापा ने सही किया कि गलत किया? बताइए। अगर आप एक फादर रहेंगे तो सही करेंगे गलत करेंगे, कि बहुत निर्दयी पापा हैं, कि उनके लिए गाना बजना चाहिए, पापा सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, शायद ऐसा कुछ गाना है ना? सही किया? अच्छा, ठीक है। तो पापा बोले बेटा 5 लाख का कैश और 5 लाख आपको लोन दिलाता हूं मैं, आपको उसकी इंटरेस्ट भरनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि पापा को समझ था कि भाई कहीं अगर मैं उनको पूरा अपने से दे दूं तो उसको तो कदर ही नहीं रहेगी पैसे की, और वो बिजनेस में ध्यान नहीं देगा। तो उसको अगर इंटरेस्ट का टेंशन रहेगा तो बिजनेस को सही तरीका से चला पाएगा। तो पापा ने क्या किया, 5 लाख का लोन, अच्छा, और 5 लाख पैसा दे दिया। आज पापा का पैसा, हमारा पैसा, तो ये पैसा हम बोले हमारे बिजनेस में लो, ये मेरा पैसा है, मेरे पापा ने दिया है। तो बिजनेस में ना, जो हम ओनर खुद पैसा लगाता है ना, उसको बोलते हैं हम कैपिटल, उसको बोला जाता है कैपिटल। तो बताइए आपको कितना का कैपिटल मिला? 5 लाख का, क्योंकि 5 लाख का आपका खुद का पैसा हुआ, ठीक है। तो हम इसको कैपिटल में डाल देंगे 5 लाख का। उसके बाद जो 5 लाख का पापा ने आपको लोन दिलाया ना, तो मान लीजिए वो आपको एसबीआई से मिला, तो हम उसको लिख देते हैं एसबीआई लोन, और ये 5 लाख का। अब बताइए, अभी तक आपके बिजनेस में कितना पैसा आया है? 10 लाख आया है ना? और 10 लाख का में से 5 लाख का आपका खुद का पैसा है और 5 लाख का लोन आया। ये जो 5 लाख है ना, ये पापा ने आपको कैश में दिया। तो अगर आपको पापा को आज हिसाब देना है कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप पापा को क्या बोलोगे? पापा आपने जो पैसा दिया वो कैश मेरे पास 5 लाख है, और बैंक में मेरे को आपने जो लोन दिलवाया बैंक से, वो बैंक में मेरे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। टोटल इस तरीका से मेरे पास 10 लाख रुपया है। बताइए कहीं गलत है यहां तक? नहीं समझ आया आपको ये मैं क्या बताया आप? तो आपको यहाँ पे कैपिटल 5 लाख का और लोन 5 लाख का, और उसी का हिसाब अगर देखें तो वो 5 लाख कैश में पड़े हैं और 5 लाख बैंक में पड़े हैं। तो आपने पापा को हिसाब दे दिया। अब आपकी बिजनेस हो गई स्टार्ट, ठीक है। अब आपने बोला कि भाई पैसा तो आ गया, अब बिजनेस स्टार्ट कर। सबसे पहले आपने क्या किया ना, आपने एक दुकान लिया और वहां पे आपने फर्नीचर बनवाया। तो आपने 1 लाख रुपए का फर्नीचर बना दिया। चलिए अब अपना बिजनेस स्टार्ट हो गया। चलिए, तो हमने अब 1 लाख रुपए का फर्नीचर बनवा लिया। अब फर्नीचर अगर 1 लाख का बना लिया, तो फर्नीचर यहाँ पे इसको बोलते हैं हमारी एसेट्स, मतलब हमारे बिजनेस में जो भी हमारी पूंजी है, संपत्ति है, और इसको बोलते हैं लायबिलिटी, कि हमारी जो भी उधार है। तो बिजनेस बोलता है ना, बिजनेस, हम बिजनेस का अकाउंट बना रहे हैं, आपका कोई पर्सनल है, तो बिजनेस बोलता है मैं ओनर से जो पैसा लूंगा वो भी मेरी उधार है, क्योंकि मेरे को उसको भी बाद में देना है पैसा वापस रिटर्न, जब बिजनेस अगर बंद होती है तो। और साथ में जो मैं बैंक से लिया हूं, लोन लिया हूं, आउटसाइडर से लिया हूं, वो भी मेरी लायबिलिटी है। तो उसके लिए उसने दोनों ही यहाँ पे रख दिया, एक हमारा बिजनेस का उधार और एक मतलब ओनर का उधार और एक आउटसाइडर का उधार। टोटल 10 लाख की बिजनेस के ऊपर उधारी लगी है, जो कि उसके पास 5 लाख कैश में है, 5 लाख बैंक में। अब उसने 1 लाख का फर्नीचर बना लिया। तो बताओ 1 लाख का फर्नीचर उसकी पूंजी हो गई ना, क्योंकि वो 1 लाख इन 10 लाख में से यूज किया। तो उसने 1 लाख का फर्नीचर बनाया और कैश से ये 1 लाख रुपए दे दिया। तो बताइए कैश 5 में से अब कितना हो जाएगा? 4 लाख। तो बताइए अब हमारे बैलेंस शीट में कुछ फर्क होगा क्या? हमारा बैलेंस शीट फिर से टैली हो गया, इसी को बोलते हैं टैली, है ना, मतलब इक्वल हो गया। तो 4 + 5 9 + 1 10, और यहां भी 10। तो हमारा बैलेंस शीट यहीं पे इक्वल हो गया। उसके बाद
अब आपने सोचा चलिए फर्नीचर आ गया, अब कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो आपने क्या करा, बैंक से 2 लाख का सामान पेमेंट करके 2 लाख का सामान खरीद लिया। तो आपके पास स्टॉक, स्टॉक मतलब सामान आपके पास आ गया, और वो आपका आ गया 2 लाख का। अब बताओ 2 लाख का सामान आया तो बदले में आपने कितना रुपया दिया, 2 लाख दिया बैंक से, तो आपके पास बैंक में कितना बचेगा, 3 लाख। तो अगर आपके पास बैंक में 3 लाख बचती है तो आपका 4 + 3 7, 1 8 9 10, आपकी 10 लाख फिर से एसेट्स हो गई, और 10 लाख की आपकी उधारी थी, है ना। तो अगर आपको पापा पूछेंगे भैया आपका क्या पोजीशन है, तो आप क्या बताओगे, मेरी, आपने जो 5 लाख दी थी कैपिटल और 5 लाख दिया लिया था लोन, इससे मेरे पास 4 लाख बचा है, 3 लाख बचा है कैश और बैंक में, 1 लाख का फर्नीचर ले लिया, 2 लाख का स्टॉक खरीद लिया। चलिए यहां तक पापा को हिसाब सही दे दिया हमने। अब आगे, अब आया बिजनेस करने का, सेल करने का। तो अब मान लीजिए आपने 2 लाख को, ठीक है रिपीट ललित जी, हमने बोला कि हमने 5 लाख का कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा लगाया, 5 लाख का उधारी लिया, तो इसको हम बोलते हैं हमारी उधारी, लायबिलिटीज। और उसके बाद हमने एसेट्स में, मतलब हमारी पूंजी क्या क्या हुई है, 5 लाख में से 4 लाख बचा हुआ है क्योंकि 1 लाख का हमने फर्नीचर खरीद लिया, 5 लाख बैंक में जो पैसा आया था उसमें से 3 लाख बचा हुआ है क्योंकि 2 लाख का स्टॉक खरीद लिया। इस तरीके से हमारे टोटल हिसाब किताब 10 लाख का ये हमारे पास शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम इसको सेल करते हैं। तो मान लीजिए स्टॉक में से ना आपने 1 लाख का स्टॉक को सेल कर दिया 1,50,000 में, 1 लाख का स्टॉक को आपने 1,50,000 में सेल कर दिया। तो बताइए हमारा स्टॉक कितना हो जाएगा, हमारा स्टॉक हो जाएगा 1 लाख, है ना, बिल्कुल सिंपल तरीका से हम समझ रहे हैं। तो हमने 1 लाख का स्टॉक को सेल कर दिया तो हमारा स्टॉक बच गया 1 लाख का। लेकिन हमारे पास बताइए पैसे कितने आए, नए नए बिजनेस है भैया, हमने कैश में ट्रांजेक्शन किया, कोई उधारी नहीं किया है, तो हमने, हमारे पास पैसा कितना आया, हमारे पास पैसा आया कितना, 1,50,000 रुपया, और वो भी कैश में। तो हमारे कैश में पैसा कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपया। ठीक है, तो हम यहां से कैश को कितना कर दें, 5,50,000। बिल्कुल सिंपल तरीका से हम समझ रहे हैं, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कैश को कर देते हैं 4 लाख से 5,50,000 रुपये। ठीक है, 4 लाख में 1.5 लाख हमने जोड़ दिया। उसके बाद अब ये बताइए 1 लाख का हमारे स्टॉक गया, बदले में 1.5 लाख आया, बाकी 50,000 हमारे क्या हो गए, बाकी 50,000 हमारे हो गए प्रॉफिट। समझ आ रहा है, बिल्कुल सिंपल बिजनेस ट्रिक्स, मतलब तरीका हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी 50 लाख प्रॉफिट हो गए, 50,000 प्रॉफिट हो गए, सॉरी। और ये 50,000 किसका होता है, बिजनेस में प्रॉफिट किसका होता है, बताइए बिजनेस में प्रॉफिट किसका होता है, आपके बिजनेस की प्रॉफिट किसकी होगी, आपकी होगी किसी और की होगी, ऑब्वियसली आपकी होगी, ओनर की होगी। और बिजनेस में ओनर का अकाउंट को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम वो प्रॉफिट को यहां जोड़ देंगे। तो हमारी प्रॉफिट की कमाई यहां कैपिटल में जुड़ गई, और कैपिटल भी हो गया 5.5 लाख का। अब देखिए, अब हम इसको जोड़ के देखते हैं, तो हमारे पास कैश हो गया 5.5 लाख, और ये बैंक में 3 का 3 लाख, तो 5.5 + 3 ये हो जाती है हमारी 8.5 लाख, 8,50,000, 9,50,000, 10,50,000। तो हमारे बैलेंस शीट टोटल कितना हो गया, 10,50,000। और वैसे ही हमारी कैपिटल कितनी होगी, 5,50,000, और लोन भी 5,50,000। तो हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में भी आ गया 10 लाख। तो हमारी बैलेंस शीट हो गई टैली, मतलब इक्वल होगी, जो कि हमेशा, इसी के लिए इसका नाम क्या पड़ता है, बैलेंस शीट, मतलब एक शीट जिसमें बैलेंसेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपको समझ आया बैलेंस शीट क्या होता है, जिसको भी समझ आया जल्दी से एक बता दें कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ओके चलिए, बहुत अच्छा। तो ये होता है हमारी बैलेंस शीट। तो ये जो हमारी बैलेंस शीट में हमेशा हमारा बैलेंसेस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोला जाता है। और इसमें हमेशा आगे आप फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर पैसा जाएगा, ये चलते रहेगा। तो इसी तरीके से बैलेंस शीट। अब देखिए इसी को ही हमको ना टैली में करना है। तो बताइए आपको अगर ये सारी चीजें नॉलेज नहीं होगी, फर्नी
ये स्टॉक किसको बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, तो ये लायबिलिटी किसको बोलते हैं, एसेट किसको बोलते हैं। तो क्या आप टैली सही से मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप एक कार चलाने सीखे, चलाने बैठे हैं, आपको क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कैसे लगती है, उसकी वाइपर कैसे ऑन होती है, हर चीज का नॉलेज नहीं होगा तो क्या आप कार मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ही हम यहाँ पे पहले उसकी बेसिक चीजें को समझ रहे हैं, बाद में हम प्रैक्टिकल में आएंगे। जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे तो हम हमारे पास सारी नॉलेज इकट्ठे होंगी, तो हम अच्छी से उसको चला पाएंगे, टैली को समझ पाएंगे। इसीलिए हम ये सारी नॉलेज आपको पहले दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैलेंस शीट। तो मैंने आपको बातों बातों में क्या समझाया कि हम जो हिसाब किताब करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स आते हैं ना, लेन देन जो होती है हमारी, जो कंफर्म लेन देन हुई, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज मतलब जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, रिकॉर्डिंग करते हैं। यहां से हमारे स्टेप 1, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ये स्टेप 1 स्टेप 2। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, फाइनेंशियल मतलब बिजनेस से रिलेटेड वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, लेजर अलग अलग, मतलब राम का खाते में राम का हिसाब, श्याम के खाते में श्याम का हिसाब, परचेज खरीदी खाते में खरीदी परचेज का हिसाब, बिक्री खाते में बिक्री मतलब सेल का खाते में सेल का हिसाब, सैलरी के खाते में सैलरी का हिसाब। इस तरीका से हम उसकी अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं। लेजर, उसको हम बोलते हैं लेजर अकाउंट बनाना। उनके जो अलग खाते बनाते हैं ना, उसको लेजर बोला जाता है। तो लेजर अकाउंट बनाना, फिर हम उनसे क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मतलब पहले चेक करने के लिए एक ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है, मतलब हम सारे खाते सही से हमने मेंटेन किया है कि नहीं, वो सब चीज आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम देखते हैं भाई इतने खर्चे, इतने इनकम, नेट कितना बच रहा है हाथ में, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। फिर उससे हम जो प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देते हैं, बिजनेस का ओनर का, और बाकी जो हमारे पूंजी है और हमारी उधारी है जो नेक्स्ट ईयर भी रहेगी, उसको हम बैलेंस शीट में ले जाके, जैसे मैंने आपको भी बताया वैसे बैलेंस शीट में हम बनाते हैं। और इस तरीका से हमारा 1 साल का बिजनेस खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से ये चीज करते हैं। तो यही होता है अकाउंटिंग। तो अब बताइए, आपको अकाउंटिंग समझ आया, अकाउंटिंग साइकिल समझ आया कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कई एक जगह में, फिर उसको हम अलग अलग जगह में क्लासिफाई करते हैं, मतलब लेजर अलग अलग अकाउंट में मेंटेन करते हैं, ताकि हमको एक जगह में किसी भी पर्सन का रिलेटेड पूरा साल भर का हिसाब मिल जाए। फिर हम उसको प्रॉफिट, साल भर का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पोजीशन क्या है हमारा, वो चीज को यहाँ पे हम समझते हैं, निकालते हैं, समराइज करते हैं। अच्छा, ये सब ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, ये हमारा मनी में होना चाहिए। हमने मान लीजिए 10 पीस सामान खरीदा, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड में 10 पीस नहीं लिखेंगे, 10 पीस तो लिखेंगे, साथ में 10 पीस का दाम कितना है वो भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे पैसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, पैसे से रिलेटेड हम हिसाब किताब करते हैं हमेशा। तो उसके लिए मनी से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप आपके घर के कोई पैसा लेना देना कर रहे हैं और आप बिजनेस में लिख रहे हैं, तो उसको बिजनेस में क्या काम बताइए, है ना। तो उसके लिए हम बिजनेस से रिलेटेड वाली चीजों को यहाँ पे लिखते हैं। और उसके बाद जो एंड में हमारा जो रिजल्ट आता है इन ट्रांजेक्शन का, जिसको हम बोलते हैं इवेंट, मतलब हम लास्ट में जो समराइज करें, तो हम प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ निकाले, तो उसको बोलते हैं हम इवेंट। तो उनको भी बिजनेस में लिखते हैं कि इतनी प्रॉफिट हुई, इतनी लॉस हुई, ये हमारा पोजीशन है, वो भी उसको इवेंट बोला जाता है, उसको भी हम लिख के चलते हैं बैलेंस शीट में। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करते हैं, जो कि मनी के वैल्यू में ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड वाला होना चाहिए, जो कि इन पार्ट एटलीस्ट बिजनेस कैरेक्टर होना चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन हम नहीं लिखेंगे। जैसे मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सब कोई चैट में बताएंगे। मान लीजिए आपके पास में 3 ट्रांजेक्शन देता हूं। मान लीजिए ना, आपने अपना गोडाउन, नहीं सॉरी, शॉप, शॉप का रेंट दिया 10,000 का। आपने 2 बॉक्स सामान खरीदा, गुड्स जिसको हम बोलते हैं गुड्स खरीदा, परचेज बोलते हैं उसको हम, खरीदने को परचेज, परचेज करा 5,000 का। और आपने ना अपने मम्मी की, अपने मदर की मोबाइल रिचार्ज करा दी, ठीक है, रिचार्ज करा दी 3,000 रुपए की, एक 1 ईयर की 3,000 की। मुझे बताइए, आपने जो शॉप का भाड़ा दिया, क्या ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है?
क्या इसको बिजनेस में लिखा जाना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? क्या इसको बिजनेस में लिखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके सिमरजीत जी, यस। ओके अंकुश, ओके, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हमको इसको बिजनेस में लिखना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। अच्छा, गुड्स आपने परचेज किया, गुड्स परचेज मतलब जो सामान हम बिजनेस में बेचने के लिए लाते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और उसको खरीदी को बोलते हैं परचेज। तो आपने सामान खरीदा बिजनेस का 5,000 का, क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? क्या मैं इसको लिख दूं अपने बिजनेस में? बिल्कुल सही, यस। सबका जवाब यस है कि हाँ हम इसको लिखते हैं। आपने अपने मम्मी मतलब अपने मदर, माँ का मोबाइल का रिचार्ज करवाया 3,000 रुपए का, क्या यह बिजनेस से रिलेटेड है? क्या मैं इसको बिजनेस में लिखूं? सबका जवाब आ रहा है नो, कोई भी ममता में नहीं बहा है, कोई भी नहीं बोला है माँ है लिख लो। देखिए कैसे बच्चे हैं आजकल, हर कोई बोल रहा है नहीं, आपकी माँ है वो, क्या उसका खर्चा आप नहीं लिखोगे? बताइए, अब बताइए, क्या हम अपने मम्मी की जो मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं उसको भी लिखें? हाँ, एक माँ का ममता जागा राम कुमार का, वो बोल रहे हैं लिख दो। अच्छा, नहीं लिखेंगे, चलिए बताइए, नहीं लिखें? ओके ओके ओके, चलिए। तो सब बोल रहे हैं नहीं लिखेंगे, चलिए। अगर मैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाऊं, मैं अगर बोलूं कि इसमें थोड़ा सा चेकिंग करना पड़ेगा कि क्या ये पैसा हमारे दुकान के गल्ले मतलब हमारे कैश जो हमारा दुकान में पैसा है उससे गया है 3,000, अब बताइए क्या मैं इसको लिख दूं? अब सबका आ रहा है यस, अब इसको लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि अगर अब हम इसको नहीं लिखेंगे तो हमारे बिजनेस का पैसा का हिसाब नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 50,000 था, 50,000 में से 10,000 गया तो 40,000 बचा, 5,000 गया तो 35,000 बचा। लेकिन अगर 3,000 गया है और मैं इसको नहीं लिखूंगा तो मेरे पास बचा तो होगा कितना? 32,000। लेकिन ये हिसाब अगर मैं नहीं लिखूंगा तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, तो अब मेरे को लिखना पड़ेगा। और ये जो हम पर्सनल यूज बोलते हैं, हमारे पर्सनल मम्मी का पैसा के लिए करें, मतलब हम बिजनेस के लिए नहीं, हम अपने घर के लिए खर्चा किए, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस में ड्राइंग, उसको बोला जाता है पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग। तो हम यहाँ पे इसको जरूर लिखेंगे और लिखेंगे ड्राइंग के नाम से, क्योंकि ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारा ड्राइंग है, ये ओनर अपना बिजनेस से खुद के यूज के लिए पैसा निकाला है, तो इसको हम ड्राइंग लिखते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं नहीं, ये हम अपने जेब से ही बिजनेस के पैसे से नहीं दिए, हम अपने घर के पैसे से, हमारे पर्सनल पैसे से हम 3,000 का दिए हैं, तो क्या मैं इसको लिखना चाहिए? क्या हम इसको लिख देंगे? बताइए, क्या हम अब इसको लिखेंगे? नहीं, अब इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ना तो ये बिजनेस से पैसा गया और ना ही बिजनेस से रिलेटेड है, दोनों ही तरीका से नहीं है, तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो वही चीज आपके डेफिनेशन में भी कवर है। डेफिनेशन क्या बोलता है कि ये जो पैसा, ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो इवेंट, ये आपका एनी हाउ इन पार्ट बोलते हैं उसको, थोड़ा भी अगर आपका बिजनेस मतलब फाइनेंशियल मतलब बिजनेस से कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, तो आप इसको लिखोगे, नहीं तो आप इसको नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके बिजनेस से कनेक्टेड ही नहीं है, ना पैसा बिजनेस से गया और ना बिजनेस से रिलेटेड गया, तो आप क्यों लिखोगे? तो उसके लिए ये डेफिनेशन में बोलता है कि आपका बिजनेस से अगर आपके रिलेटेड गया है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, नहीं तो आपका बिजनेस में गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हमने लिख दिया तो क्या हो जाएगा? हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी। ये तो हमने अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा ले गया और इसको खर्चा दिखा दिया, तो हमारी प्रॉफिट तो ज्यादा होना चाहिए, कम दिखाएगा, है ना? तो उसके लिए हम उसको नहीं लिखते। तो और ये हो गया हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हिसाब किताब आया उसको चेकिंग करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, भाई प्रॉफिट सही हुई है, गलत हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? प्रॉफिट का हम मतलब अकाउंटिंग का इंटरप्रिटेशन, चेकिंग करना। तो देखिए बातों बातों में हमने पूरा डेफिनेशन कवर कर लिया है, बताएं। अब मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं, देखिए आपको ये डेफिनेशन याद हो गया, तो बताइए अकाउंटिंग क्या बोल रहा है? अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल बुक में। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब अलग अलग करना, किसमें करते हैं? लेजर बुक में। एंड समराइजिंग मतलब फिर हम उसका हिसाब किताब निकालते हैं, भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, पोजीशन क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद एक सही तरीका से सिग्निफिकेंट मैनर, जो हमको ये तरीका बताया गया है, डेबिट क्रेडिट रूल जो बताएंगे उसके तरीका से हम इसको जानेंगे। उसके बाद इन टर्म ऑफ किसमें होना चाहिए, मनी होना चाहिए। अगर मनी रिलेटेड, उसका मनी हमको मनी वैल्यू बताना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे सर्विस हो, चाहे गुड्स हो। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स जो किससे होना चाहिए, विचार इन पार्ट एटलीस्ट समझ रहे हो, एनी हाउ थोड़ा सा भी बिजनेस से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे आप पर्सनल खर्चे के लिए भी ले गए, तो अगर बिजनेस से ले गए तो लिखो ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल करेक्टर मतलब बिजनेस से रिलेटेड। और उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, रिजल्ट मतलब जो हमारा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको हम इंटरप्रेट मतलब चेकिंग करते हैं। तो ये होता है अकाउंटिंग, और ये अकाउंटिंग ही कॉमर्स में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग। और आपने भी क्लियरली समझ लिया कि अकाउंटिंग क्या होता है। चलिए, समझ आया आपको अकाउंटिंग क्या होता है? होप आप सबको क्लियरली अब समझ आ गया हो कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्यों बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग का साइकिल होता है कि अकाउंटिंग हमारा किस तरीका से चलता है। तो देखिए अकाउंटिंग में हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग में सबसे पहले हम हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट टाइम लिखते हैं जर्नल में, फिर उसको हम लेजर अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, जिसका जिस अलग अलग खाते बना के उनके अकाउंट में। उसके बाद फिर हम उसका ट्रायल बैलेंस चेकिंग करते हैं, सब कुछ रिकॉर्डिंग सही से हुआ है। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना ट्रांजेक्शन को जर्नल में, इसको बोला जाता है जर्नलाइजिंग। जो बुक में हम बनाते हैं, खाते बनाते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल बुक। इसमें जो लिखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और इसमें लिखने के बाद उसको एंट्री को बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। जितना समझ आ रहा है उतना समझिए, हम आगे इसको बहुत बार रिपीट करने वाले हैं। तो हम इसको बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, जर्नलाइजिंग। फिर हम जो इससे हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं कि आज लिखे राम को इतना बेचिए, फिर राम के खाते में लिखे राम को इतना बेचा गया, तो इसको बोलते हैं जर्नल से लेजर में पोस्ट करना। पोस्ट समझ रहे हो ना, पोस्ट करना, वहां से वहां ट्रांसफर करना, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। यहाँ लेजर अकाउंट बनाते हैं और लेजर पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद हम लेजर से हम फिर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल करके देखते हैं, चेकिंग करते हैं भाई सब कुछ सही सही लिखा है, कहीं गलती तो नहीं हो गई। उसके बाद फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मतलब हम पहले यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, मैं आगे आपको सब समझाऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो खर्चे हैं वो और जो हमारा सेल हुआ है उसमें से जो उस सामान से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे हैं उसको माइनस करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। फिर वहां से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, मतलब अदर एक्स्ट्रा खर्चे जो हैं, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, उस सामान को बेचने के लिए और जो एक्स्ट्रा हम खर्चे पालते हैं उन सारे खर्चे को माइनस करके हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। फिर उससे हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो आपने आपको बताया। फिर ये बैलेंस शीट से वापस से नए साल में ये बैलेंस शीट जो क्लोजिंग हो गया, खत्म हो गया, वो नेक्स्ट दिन में हमारा ओपनिंग हो जाता है। हमारे पास इतना पैसा हाथ में है, इतना बैंक में पैसा है, ये हमारे पास एसेट्स हैं, ये हमारे पास फर्नीचर है, ये हमारे पास गाड़ी है, ये हमारी लायबिलिटी है, वो उसकी ओपनिंग हो जाती है। फिर से नया स्टार्ट, फिर से हमारा ट्रांजेक्शन, इस तरीके से साइकिल चलते रहता है। और यही चीज हमको अकाउंटिंग टैली में करना है। तो समझ आया हमको अकाउंटिंग क्या करना है, टैली में हमको क्या करना है। होप आपको ये चीज क्लियर हो कि ये प्रोसेस किस तरीके से चलती है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैं बस आपको एक फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं कि हम टैली अकाउंटिंग में क्या करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि बिजनेस में होने वाले लेन देन को, हम ट्रांजेक्शन को टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन्स को हम टैली जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, इस सॉफ्टवेयर में हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद तो ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स मतलब जो भी हम सामान खरीदते हैं। देखिए हम बिजनेस में जो सामान खरीदते हैं, सामान का मतलब गुड्स, उसको बोला जाता है इंग्लिश में गुड्स। मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो सामान होते हैं उसको हम बोलते हैं हमारा गुड्स, और उसको खरीदने को बोलते हैं परचेज, और उसके लिए एक अलग अकाउंट बनता है परचेज अकाउंट। तो परचेज का मतलब खरीदना, और किसका खरीदना, गुड्स को खरीदना। उसके बाद सेल्स, बताइए परचेज करते हैं तो सेल भी करोगे, तो हम इसको सेल्स, सेल्स का मतलब बेचना, तो हम फिर इसको सेल करते हैं। सेल के बाद आता है पेमेंट, पेमेंट का मतलब हम परचेज कर रहे हैं तो उसका पैसा देना पड़ेगा, तो हम जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं हम पेमेंट। उसके बाद पैसा आना, रिसिप्ट। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जो हम बिजनेस में जिससे उधार में सामान खरीदते हैं ना, जो हमको उधार में देता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, हमको क्रेडिट में दिया, क्रेडिटर।
एक होता है डेटर, देखिए यहाँ पे बी साइलेंट होता है, स्पेलिंग में बी आती है लेकिन हम बी पढ़ते नहीं है, तो इसको बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स का मतलब जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं, जिसको जिससे हमको पैसा लेना है, हमारी उधारी कस्टमर, उसको बोलते हैं डेटर्स। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे। इनकम, इनकम मतलब जो हमारे पास इनकम आया, रेंट आया, सेल आया, वो सब हमारे इनकम, रेवेन्यू बोलते हैं। कैश, कैश हमारे पास जो बैलेंस है, कैश बैलेंस, बैंक में जो पैसा है, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा इवेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब आपको धीरे धीरे हर चीजें हम समझाएंगे कि ट्रांजेक्शन, इन सबको मतलब अकाउंटिंग का लैंग्वेज है, ये धीरे धीरे समझ आएगा। मैं बस आपको शॉर्ट में एक बार बताया कि क्या होते हैं, धीरे धीरे ये सारी चीजें हम और धीरे धीरे आपको और क्लियर करते जाएंगे ये सब चीजें क्या होते हैं। चलिए, तो हम इस तरीका से इसमें करते हैं। अच्छा, आगे सवाल आता है। आज हमारी क्लास 5-10 मिनट थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि एक टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं, तो 10 मिनट हमारी क्लास एक्स्ट्रा होगी, प्लीज बने रहेंगे साथ में। तो आगे क्वेश्चन आता है कि ये टैली की जरूरत क्या है, नीड क्या है टैली की, है ना। तो टैली का नीड क्या है, देखिए पहले क्या होता था ना, पहले तो कंप्यूटर नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे तो इस तरीका से मैनुअली काम करना पड़ता था। ये बेचारा एक बंदा ना फंस जाता था, बोलते हैं ना पहले जमाने में उसको क्या बोलते हैं, मुनीम, मुनीम जी। सारे हिसाब किताब कौन रखते हैं, मुनीम जी, पुराने पिक्चरों में आपने देखा होगा। तो ये पहले क्या होता था बिजनेस में, हम इस तरीका से अकाउंटेंट हमारे मुनीम जी होते थे, वो हमारे बिजनेस के सारे हिसाब किताब को रखते थे। उसके बाद फिर हम क्या करते थे, ये जो हिसाब किताब हम इस तरीका से रखते थे, उसके बाद फिर क्या हुआ, कंप्यूटर आया। लेकिन कंप्यूटर में ना ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं आए थे पहले, कंप्यूटर तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया था जिससे हम हिसाब किताब को हम अपने कंप्यूटर में अच्छी तरीका से मेंटेन करके रख सकें। तो हम क्या करते थे, ऐसे मैनुअली हिसाब किताब रखते थे, है ना। ऐसे ऐसे बड़े बड़े रजिस्टर बनते थे, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, ऐसे ये एक्चुअल इसी तरीका से होता था, रजिस्टर आता था जिसमें हम कौन से डेट में आया, उसका बिल नंबर क्या है, कहाँ से आया, कितना क्वांटिटी में आया, क्या रेट में आया, टोटल कितना हुआ, क्या खर्चे लगे, टोटल कितना हुआ, इस तरीका से पूरा इसको फिलअप करते जाते थे, है ना। और सोचिए अगर मान लो किसी का हिसाब निकालना हो तो ऐसे सीरियली ऐसे ढूंढना पड़ता था, ऐसे उंगलियां रखते थे और ऐसे 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 ढूंढते थे, भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर वैसे ही सेल जो करते थे तो सेल का एंट्री ऐसे रजिस्टर में करते थे पूरा, ठीक है। और इस तरीका से बेचारा जो अकाउंटेंट होता ना, देखिए रो रहा है ये, तो ये बेचारा परेशान हो जाता था, इतने खाते क्या क्या मेंटेन करें, क्या क्या हिसाब रखें। बताइए, अगर कोई छोटे मोटे बिजनेस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मान लीजिए कोई बड़े बिजनेस हो, बड़े कंपनी हो, डेली के हजारों सेल, हजारों परचेज होते हो, तो वहां पे तो कैसा मेंटेन होता होगा। अगर किसी के हिसाब किताब निकालना हो जिसका डेली पर सेल होता होगा तो कितने प्रॉब्लम आती होंगी। तो उसी के लिए इन हिसाब किताब को सही तरीका से मेंटेन करने के लिए, अच्छा ये तो छोड़िए, आप भी मोबाइल चलाते हैं, तो पहले हम क्या करते थे, टेलीफोन होता था, सबका मोबाइल नंबर, सबका जो टेलीफोन नंबर हमको याद रखना पड़ता है, तो डायरी रखना पड़ता था, डायरी में हम ढूंढते थे कि उसका नंबर क्या है, हर बार नंबर डायल करते थे, कोई एक गलत नंबर लग गया तो क्रॉस कनेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेलीफोन मेंटेन करते थे। अब क्या होता है, मोबाइल से निकालो, अब तो हमको किसी की नंबर ही याद नहीं है, हर किसी को खाली अपने मम्मी पापा भाई कुछ 2-4% की नंबर याद होगी, हाँ किसी को गर्लफ्रेंड, किसी को बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो बस इतनी याद रहेंगी, उसके बाद किसी को कोई नंबर याद नहीं होगा, है ना, क्योंकि सब हमारे मोबाइल में सेव हो गया। हम कॉन्टेक्ट्स में जाते हैं, मोबाइल नंबर उसके नाम से निकालते हैं, डायल करते हैं और बात कर लेते हैं। तो वैसे ही अब क्या हो गया, इस तरीका से हिसाब किताब को सिंपल करने के लिए इसी तरीका से लाया गया टैली। और ठीक है, तो ये आ गया हमारा टैली। राजा के संग संग झूम लो, शेरों का मैं हूं शेर यारो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शेर टैली, जो इस तरीका से, इसको पावर ऑफ सिंप्लिसिटी बोलते हैं, कि ये हमारे सारे प्रॉब्लम को इस तरीका से दूर कर दिया, कि हमारा टैली पावर सिंप्लिसिटी मतलब हमारे हिसाब किताब के जो प्रॉब्लम थे, मैनुअल वाले प्रॉब्लम, ये सबको डिजिटलाइज करके ये हमारा प्रॉब्लम को दूर कर दिया, है ना। तो ये जैसे जेठालाल खुश है ना, वैसे ये अकाउंटेंट भी यहाँ पे खुश हो गए। राजा के संग संग झूम लो, शेरों का मैं हूं शेर यार। चलिए, तो ये हमारा इस तरीका से टैली आ गया।
अब ये जो टैली हमारा है, ये हम आगे आपसे सीखेंगे कि टैली में हम मतलब आगे हम सीखेंगे कि टैली हम किस तरीके से चलाते हैं। लेकिन उसके बाद एक कुछ कॉमन क्वेश्चन आप सबका हो सकता है, मैं आप सबके तरफ से क्वेश्चन भी मैं खुद कर रहा हूं और अब मैं आपको आंसर भी दे रहा हूं, ठीक है। तो आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, मैं सबकी क्वेश्चन कवर कर रहा हूं। सबसे पहला, बहुत जन का क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूं, क्या मैं टैली सीख सकता हूं? आप में से किसी का भी अगर ये क्वेश्चन हो तो जरूर बताएं कि मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूं और मैं क्या टैली सीख सकता हूं। बिल्कुल प्रीति जी। उसके बाद कईयों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा बैकग्राउंड तो साइंस का था, क्या मैं टैली सीख सकता हूं? कई जन का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैंने आगे कॉलेज नहीं की, मैं 10th पास आउट हूं, क्या मैं टैली सीख सकता हूं? और किसी का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सर मुझे कंप्यूटर की उतनी नॉलेज नहीं है, मैं कंप्यूटर कभी चलाया नहीं हूं या चलाना भी मतलब मैं उतना नहीं जानता, तो क्या मैं टैली सीख सकता हूं या सीख सकती हूँ? किसी का एक क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि, एक मिनट जस्ट, किसी की एक कॉमन क्वेश्चन ये भी हो सकती है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं अपने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में मैंने इतने पढ़ाई ध्यान नहीं दी, मुझे, मैं कॉमर्स से भी हूं लेकिन मेरा उतना अकाउंट्स क्लियर नहीं है, तो क्या मैं टैली सीख सकता हूँ? अच्छा, किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, टैली तो इंग्लिश में रहती है, तो क्या मैं टैली चला सकता हूँ? किसी की क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैं टैली, अकाउंट्स में कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं या फिर मैं आर्ट्स का हूं, मैं तो अकाउंट नहीं जानता या मेरे अकाउंट्स परफेक्ट नहीं है, क्या मैं टैली चला सकता हूं? अच्छा, किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है आप में से कि मैं 40+ हूं, मेरी उम्र अब 40+ हो गई है और आज मुझे रिक्वायरमेंट है टैली की या मैं सीखना चाहता हूं टैली, और क्या मैं टैली सीख सकता हूं? किसी की क्वेश्चन, आप सबकी क्वेश्चन ये होगी ही कि हम इंस्टीट्यूट तो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, तो क्या हम आपसे ऑनलाइन इस तरीका से टैली परफेक्टली सीख पाएंगे? तो अच्छा बताइए, किसी का ऐसा क्वेश्चन है जो छूट गया हो तो आप मुझे चैट में बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट टाइम से आपकी क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। कि सबकी क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो गई? अगर कुछ क्वेश्चंस है या कोई और क्वेश्चंस आपकी रह गई इनमें से, सबकी क्वेश्चंस कवर हो गई? ओके, आर्ट्स से, बिल्कुल आर्ट्स तो हमने कवर कर लिया। तो सब, इनमें से हर किसी की कोई एक दो कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, मोहम्मद जी का है हम उर्दू स्टूडेंट है, तो देखिए उर्दू हिंदी तो हम हिंदी में करवा रहे हैं तो आपको सब समझ आती होंगी, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल बीकॉम आप कर रहे हैं तो टैली क्यों नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। तो पावर ऑफ सिंप्लिसिटी मतलब आप, टैली आपको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया, आपके हिसाब किताब को आप वन टच में किसी का भी हिसाब किताब निकाल सकते हैं, वही पावर ऑफ सिंप्लिसिटी है। तो देखिए ये सारी क्वेश्चन कवर हो गए, अब ये सब क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं कि क्या आप टैली सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए, आप, मेरा जवाब है इन सब के लिए एक बिग यस, कि जी हाँ, आप बिल्कुल टैली सीख सकते हैं, इनमें से आपकी कोई भी सवाल हो आप बिल्कुल ही टैली सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल टैली सीख सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ आपसे डिमांड भी है। डिमांड का मतलब कुछ नॉर्मल चीजें जो मतलब आपकी होनी चाहिए, जो जिससे आपको ये टैली आप आराम से सीख पाएंगे। वो क्या है? वो है, सबसे पहले टैली सीखने के लिए आपको होना चाहिए इंटरेस्ट टू लर्न। इंटरेस्ट टू लर्न का मतलब है कि, इंटरेस्ट टू लर्न का मतलब है कि आपको कोई भी चीज सीखना हो ना, बोलते हैं कि अगर आपको, इंसान को कोई भी चीज करना हो ना, तो वो किसी भी हालत में किसी भी तरीका से वो कर ही लेता है। आप बताइए, आप और मैं इतनी दूर से आपस में कनेक्ट होके बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं ना कि मेरे साइड वाले रूम में भी अगर मेरी आवाज सुनाई नहीं देती होगी, लेकिन आपको मेरी आवाज और मैं क्लियरली सुनाई दे रहा है और देख रहा हूं, कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या किसी ने पहले सोचा था ऐसा होगा? लेकिन किसी ने सोचा और ये कर दिखाया।
तो अगर आपका इंटरेस्ट टू लर्न होना, तो आप हर चीज सीख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे क्या करना है, मतलब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे भी बाद में आप इंटरेस्ट आप डाउन कर देंगे, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप कल को किसी भी फील्ड में आपका यूज होगा। कल को आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं आपके खुद का, तब भी आपको टैली की नॉलेज चाहिए। आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी आपको टैली की नॉलेज चाहिए। आप एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं, आपको नॉलेज चाहिए। बताइए कोई बिजनेस बिना हिसाब किताब का है? ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस है जिसमें हिसाब किताब ना हो? बता के देखिए, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हिसाब किताब ना हो? नहीं, दुनिया में कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें बिजनेस ही हिसाब किताब से होते हैं। और हिसाब किताब रखना तो हर बिजनेस को पड़ेगा। जिस बिजनेस का हिसाब किताब नहीं है वो बिजनेस ही डूब जाएगा। तो उसके लिए हर बिजनेस, आप जो बिजनेस करें हर जगह में टैली का तो रिक्वायरमेंट है और टैली का नॉलेज है। और जिसके पास नॉलेज वही वही उसी को ही हम मतलब सबसे आगे मानते हैं। हर आज के डेट में हर किसी को, हर कोई किसको सलाम करता है? नॉलेज को सलाम करता है। बताइए, अगर आप एक कोई डॉक्टर आपको मिलेगा, आप उसको, अगर वो डॉक्टर है ना, तो आप बोलेंगे हेलो सर, या फिर आप उसको ग्रीटिंग्स करेंगे। आप उस पर्सन को नमस्ते कर रहे हैं? आप उस पर्सन को ग्रीटिंग्स कर रहे हैं? नहीं, आप उसके नॉलेज को सलाम कर रहे हैं। आप उसका पोजीशन को सलाम कर रहे हैं। उसका पोजीशन कैसा आया? उसके नॉलेज की वजह से आया। विदाउट नॉलेज उसका पोजीशन आता नहीं। अगर आप मान लीजिए कोई लॉयर है, उसको सलाम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप उसका पोजीशन, उसके नॉलेज को सलाम कर रहे हैं। अगर वही, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वही लॉयर का कल को अगर दिमागी हालत में कुछ प्रॉब्लम आ गया और अब उसका दिमाग सही नहीं है, या फिर वो जिस पोजीशन में था वो पोजीशन से हट गया, आप नेक्स्ट टाइम से आप उसको सोचेंगे अब क्या सलाम करना, अब क्या उसको ग्रीटिंग्स करना, अब क्या उसको नमस्ते करना। आप वहीं पे आपको उसको नहीं करेंगे। ये कॉमन चीजें होती हैं। तो वही है कि टैली तो हर जगह में काम आएगी, हर जगह में। और इसकी नॉलेज हर कोई लेता है, चाहे वो किस फील्ड का हो, साइंस हो, आर्ट्स हो। क्योंकि हर कोई एनी हाउ, बताइए आप हर चीज करके, आप आर्ट्स पढ़े, आप साइंस पढ़े, आप कॉमर्स पढ़े, एनी हाउ लास्ट में आप क्या कर रहे हैं? अर्निंग कर रहे हैं कुछ ना। या तो कोई बिजनेस कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। कोई जॉब कर रहा है, किस लिए कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। कोई हॉस्पिटल खोला है, किस लिए खोला है? पैसा कमाने के लिए। कोई विदेश गया है काम करने, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। तो हर कोई तो पैसा कमाने के लिए कर रहा है ना बिजनेस। और पैसे का सारे हिसाब किताब तो हम टैली में ही करते हैं ना, अकाउंटिंग ही होता है ना। तो उसके लिए हर जगह में टैली की यूज है। दूसरा आता है, तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। अब आप, मेरे ख्याल से अब आपकी इंटरेस्ट तो जग गई होगी। दूसरी आती है हमारी क्वेश्चन, मतलब मेरा जो आपको सुझाव है सीखने के लिए, कि लर्निंग कैपेसिटी। लर्निंग कैपेसिटी का मेरा मतलब है भैया कि आपको मिनिमम, आप 8 9 10th पढ़े हो, आपको जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, एटलीस्ट आप उतना पढ़ लिख सकें। तो इतना ही लर्निंग कैपेसिटी टैली में सफिशिएंट है, आप उससे आराम से सीख जाएंगे। उसके बाद आता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो देखिए आप कंप्यूटर में टैली करने वाले हैं, तो मेरा मानना है कि आपको एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। बेसिक का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना, ये जो हमारी कीबोर्ड होती है, इस कीबोर्ड को यूज कर पाना, इस कीबोर्ड में क्या क्या फंक्शंस हैं, कीबोर्ड और ये माउस, बस। इसके अलावा और कोई नॉलेज नहीं चाहिए। जैसे आप एक मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में कहीं कुछ मैसेज करते हैं तो टाइप करते हैं, और जो आप स्क्रॉल करते हैं, बस उतना ही कंप्यूटर में करना जानते हैं आप, कीबोर्ड को यूज करना और माउस को। ये आप अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी से भी, अपने घर में छोटे बड़े किसी से भी, आप अगर लैपटॉप में एक दिन भी सीखेंगे ना, तो आपको ये नॉलेज मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। बस इतना नॉलेज आपको कंप्यूटर का चाहिए, तो आप टैली आराम से सीख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग का नॉलेज। तो ये बहुत जरूरी है कि हम टैली में करने ही क्या वाले हैं, हम टैली में अकाउंटिंग करने वाले हैं। बहुत जगह होता है टैली मतलब कुछ नहीं, 10 दिन में आपको सिखा देंगे टैली। आपको 10 दिन में टैली को ओपन करना, टैली को क्लोज करना, ये सिखा देंगे। टैली को एक एक ट्रांजेक्शन दिखा देंगे। लेकिन आपको अपने तरीका से जब हिसाब किताब मेंटेन करना है, तो उसको कैसे करना चाहिए, वो आप अगर अकाउंटिंग का नॉलेज आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप वो टैली सिखा हुआ भी आपका कोई काम नहीं आएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरीका से टैली सीख के बैठे हुए हैं और बोले हमने तो टैली किया है, लेकिन उनको बोलते हैं कि लाओ टैली में कुछ एंट्री करो, तो करना जानते नहीं है।
क्यों? क्योंकि बस वो टैली को एक खिलौना की तरह चला के आ गए। तो उसके लिए अकाउंटिंग का नॉलेज। अब सवाल आता है अकाउंटिंग नॉलेज हम कैसे करें? हम आपको यहाँ पे पूरा अकाउंटिंग नॉलेज, जैसे आज हमने आपको अकाउंटिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है समझाया, वैसे आपको सारे अकाउंटिंग टर्म्स सब चीज हम आपको यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे इसी तरीका से। तो आपको पूरी अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आता है टाइपिंग स्पीड्स। तो आप अगर कंप्यूटर चलाना जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो एक दो दिन में आप आराम से सीख सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए ये लैपटॉप है, इसका कीबोर्ड है, और मैं इसमें ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, अगर ऐसे ढूंढते रह जाऊंगा तो मेरी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा ना, आपका उतना एफिशिएंसी नहीं आएगा। तो आप थोड़ा सा टाइपिंग, उसके लिए कुछ सेंटेंस आते हैं जिसमें ए टू जेड पूरा लेटर्स कवर हो जाता है, आप गूगल कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो आप उस सेंटेंस को वहां से देख के आप टाइप करके एक दिन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आपका स्पीड हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रैक्टिस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में है मतलब लास्ट है बट नॉट लिस्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो बाकी जहां भी हम टैली करते हैं ना, तो टैली में हम बस एक एक ट्रांजेक्शन करके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो ट्रांजेक्शन करना होता है ना, तो हमारे दिमाग से ही हट जाता है कि वो कैसे करना है। तो टैली में सबसे ज्यादा चाहिए प्रैक्टिस, और हम आपका प्रैक्टिस भरपूर कराएंगे, भर भर के कराएंगे। इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको रात में भी याद रहेगा, सपने में भी याद आएगा कि इसमें यहां जाते हैं, इसमें यहां जाते हैं, इसमें ये करना है, उसमें वो करना है। ये चीज आपके, आप अगर ब्लड भी आपका चेक कराएंगे ना, आज से 1 से 2 महीने के बाद अगर आप ब्लड चेक कराएंगे ना, तो ब्लड में आपका टैली पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव मतलब अकाउंटिंग पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस के साथ हम आपका सब चीज परफेक्ट करवाएंगे। तो ये हुआ हमारा क्वालिफिकेशन। बताइए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है जो आपके में नहीं मिल पाएगा इनमें से? ऐसा कोई क्वालिफिकेशन अब आपको लगता है जो इसमें आपको नहीं मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसा कोई क्वालिफिकेशन हो जो उसके द्वारा नहीं हो पाएगा। चलिए, बिल्कुल। तो ये हमारा क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए हमने बताया, और होप ये सब आपसे आराम से हो पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बस क्लास को खत्म करने वाले हैं। मैं बस आपको कुछ छोटी चीजें और बता दूं। तो हमको टैली करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा अब न्यू ईयर आने वाला है, तो जैसे हमारा इंग्लिश कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। जैसे हमारी 2023 चल रही है जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, और अब 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो जाएगा, और फिर से 2024 से हमारा 1 जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही ना, हम जो हमारे बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस में हम टैली में जो हिसाब किताब रखते हैं, हमको गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है एक फाइनेंशियल ईयर, जो गवर्नमेंट हमको बोलता है आप स्टार्ट करो 1 अप्रैल। अच्छा बताइए ड्यूरेशन कितना हुआ? 12 मंथ। तो वैसे ही हम यहाँ पे 1 अप्रैल से हमारा फाउंडेशन ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करते हैं, और 31 मार्च को खत्म करते हैं, और ये ड्यूरेशन भी वही 12 मंथ का होता है। बस ये सरकार अपने कन्वीनियंट के लिए बोलता है कि आप अपना हिसाब किताब को स्टार्ट करो 1 अप्रैल से, और 31 मार्च को उसको खत्म करो नेक्स्ट ईयर का। जैसे मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट किया, तो 31 मार्च 24 को आप इसको खत्म करो। जिस दिन आप उसको एंड करोगे उस दिन का तक का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लो, और उसके हिसाब से हमको इनकम टैक्स हमारा दे दो, ये बोलता है आपको गवर्नमेंट। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? बिजनेस ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो हम टैली में भी ये फाइनेंशियल ईयर इसी के हिसाब से चलेंगे, 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, 31 मार्च को खत्म करेंगे। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। चलिए, होप आपको ये सारी चीजें आज की समझ आई होगी कि हमारा टैली क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, हम टैली में क्या सीखने वाले हैं। उसके बाद हम ये टैली को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे सेफली इंस्टॉल करते हैं। देखिए, इंस्टॉल करना तो बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सेफली कैसे इंस्टॉल करते हैं ताकि कल को कुछ वायरस आ जाए तो हमारे टैली में प्रॉब्लम ना आए। वो सब चीजें हम यहाँ पे कोडिंग भी सीखेंगे, मीन्स हम उसमें टैली के अंदर जाके वहां पे उसको डायरेक्टरी को कैसे हटाया जाता है, वो सब चीज यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज हम आगे क्लासेस में करेंगे। होप आपको आज की क्लास थोड़ी लंबी चली गई, लेकिन
होप आपको ये सारी क्लासेस समझ आई हो। एंड बाकी अब बताइए, अगर आपको कोई डाउट है कोई भी आपका, तो अब हम आपके सारे डाउट्स लेंगे। और आज के लिए हम इतना ही जानते हैं। चलिए, तो अब मैं आपके साथ एक पोल शेयर कर रहा हूं, जिसमें आपको बताना है कि हमारी क्लास आज आपको कैसी लगी। आपके सबके पास एक पोल आया होगा, जिसमें आपको बताना है कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, ताकि हमको भी समझ आए कि हमको आपको किस तरीका कैसा क्लास रहा हमारा। बहुत अच्छा। चलिए, हमारे पास रिजल्ट आ गए। 80% ने दिया है वेरी गुड। ओके, 85% ने दिया है वेरी गुड। बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये क्लासेस हमारी रिकॉर्ड हो रही है सोमेश जी, हमारी क्लास रिकॉर्ड होगी। बहुत थैंक यू। ओके राम जी, थैंक यू। तो ये हमारी क्लासेस रिकॉर्ड होगी। हमारी ये क्लास आपको हमारी ऐप में प्रोवाइड होगी। देखिए, हमारा ऐप है बी यूनिक एकेडमी के नाम से। आप सबको ये ग्रुप में इसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पे आपको ग्रुप में एक लिंक मिलेगा हमारे ऐप का। उस ऐप के साथ, ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे, हम आपको स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे आपको कैसे करना है प्रोसेस। तो उस ऐप जब इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट पेज में ना आपको सेकंड टैब में बैच बोल के मिलेगा। उस बैच को आपको एक बैच कोड मिलेगा, हम आपको कोड शेयर करेंगे। आपको उस बैच में जाना है, प्लस साइन मिलेगा, वहां पे बैच कोड डालना है, तो आप हमारे बैच में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपको ये क्लासेस और आज जो हमने आपको ये पढ़ा है, ये पूरा नोट्स, ये जो पूरी नोट्स है, ये नोट्स और आपकी ये क्लासेस की बैकअप, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी और आप वहां से वापस से रिपीट कर सकते हैं। ये क्लासेस मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में तो हमारी क्लासेस सारी आएंगी, बाद में हमारी क्लासेस हो सकती है सारी नया आए, क्योंकि हमको इसमें एक लंबा प्रोसेस हो जाता है हमको अपलोड करने में, तो उसके लिए सॉरी, हो सकता है सारी क्लासेस ना आए, लेकिन आपका जिस दिन अगर रिक्वेस्ट रहेगा तो हम ट्राई करेंगे वो क्लास भी आपको अपलोड करने का। तो ये आज की क्लास तो आपको मिल जाएगी। अभी आपको थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा हमारा ऐप का लिंक और हमारा ऐप का कोड। आप उसमें जाएंगे, कोड में ऐड करके आप ऐप में ऐड हो जाएंगे डाउनलोड करके। ठीक है जी, नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएगी, सब हमारे ऐप में आपको नोट्स और क्लास बैकअप सब कुछ मिल जाएगा। ड्यूरेशन हमारा टैली का देखिए, हमने कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको पूरा क्लियर नॉलेज और डिटेल नॉलेज मिले। तो अराउंड 1.5 टू 2 मंथ हमारे टैली के फुल कोर्स में लग जाते हैं। प्रैक्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। हम आपके साथ पूरे प्रैक्टिकली सारे चीजों को कवर करेंगे, पहले आपको समझाएंगे, प्रैक्टिकली यहाँ सिखाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स देंगे जिससे आप प्रैक्टिकली करेंगे। अगर कुछ आपका डाउट होगा तो उसको क्लियर भी करेंगे। चलिए, और किसी का डाउट है? बिल्कुल, कल से संडे, संडे को हम, जहां तक संडे को क्लास ऑफ रहेगा, बाई चांस अगर कहीं लगा तो हम संडे को भी क्लास डाउट सेशन लगा लेंगे। जी बिल्कुल, जिसके पास लैपटॉप नहीं है प्लीज थोड़ा सा कोशिश करें, अगर आप लैपटॉप कहीं से या फिर कंप्यूटर कहीं से सिस्टम इस थोड़ी देर के लिए ले पाए, या फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि मोबाइल से भी अगर आपकी टैली चल पाती है तो थोड़ा ट्राई करके देखेंगे। यूट्यूब में बहुत से तरीका बताया गया है, अगर आपको मिल सकता है तो आप मतलब तरीका देख के मोबाइल में भी चला सकते हैं। थोड़ा सा आप ये प्रैक्टिस करने के लिए अपने से थोड़ा सा मोबाइल या किसी में भी देखिए, कोशिश करिए तो आपका हो जाएगा। चलिए, और किसी का कुछ डाउट है? जी बिल्कुल, जीएसटी, बिल्कुल जीएसटी हम एक बहुत बेहतरीन तरीका से करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जीएसटी की क्लास इससे 200 टाइम्स मोर पसंद आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उसमें बहुत ही डिटेल तरीका से आपको पूरा समझाते हुए चलेंगे कि भाई जीएसटी कैसे आया, क्यों आया, क्या होता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे आपको कि सेल टैक्स क्या था, वैट क्या था, वैट क्या होता था, जीएसटी क्या होता है, किस तरीका से जीएसटी की जीएसटी का टाइप्स होता है, जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, एवरीथिंग आपको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो आपको वो क्लास और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो आपको होप आपको आपकी सारी डाउट्स क्लियर होगी।
और हम आपको ऐप की लिंक भी ग्रुप में भेज देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे जो भी आपको अगर क्लास पसंद आई है तो हमारे जो भी हमारा अनाउंसमेंट ग्रुप में जो भी आएगा तो उसमें रिएक्ट करेंगे कि आपको पसंद आ रही नहीं आ रही है, तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलिए हमारा मेहनत सफल हो रहा है, आप तक कुछ सही चीज पहुंच पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, टीडीएस वीडीएस सब कुछ कवर करेंगे सोमेश जी, टीडीएस भी कवर होगा। टीडीएस के बारे में भी नॉलेज दिया जाएगा कि टीडीएस क्या होता है, कैसे होता है, टीडीएस क्यों, टीडीएस क्या कैसे लगाया जाता है। ठीक है। सर्टिफिकेट जी, हम सब कोशिश कर रहे हैं आपका सर्टिफिकेट, ऐप, बैकअप, हर चीज की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आराम से टैली और सही तरीका से सीख पाए। ओके, चलिए, लगता है अब आपको सारी डाउट आपकी क्लियर होगी अब। तो आज बहुत टाइम भी हो गया, आज 9 बज गई है, आधा घंटा हमारा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन होप आपको सब कुछ क्लियर समझ आई हो। ठीक है, तो अब हम आज की क्लास को एंड करते हैं और कल ठीक 7:30 एज, जैसे आज हमने क्लास स्टार्ट किया वैसे 7:30 को हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 7:15 से आपकी क्लास लाइव हो जाएगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हम 7:50 से नहीं, प्रैक्टिकल अभी सुबह, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं होगा, पहले हम कुछ दिन थियोरिटिकल थ्योरिटिकल बेस आपका बनाएंगे, थ्योरी चलवाएंगे, जिसमें हम आपको जीएसटी का प्रॉपर पूरा नॉलेज देंगे पहले, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आपका थ्योरी अगर परफेक्ट नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल में जाते भी हैं तो आपका नॉलेज आधा अधूरा रह जाता है। तो हम पहले अच्छी से थ्योरी क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल में आएंगे। तो 2 से 3 दिन हमको लग जाएगा प्रैक्टिकल में आने में, लेकिन उस तक आपको बहुत अच्छी से थ्योरी समझ आ जाएगी और आपको बाद में प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, तो आपका डाउट, होप सबका डाउट क्लियर हो गया हो। ओके, तो सबको गुड नाइट, एंड सब कल सही टाइम से पंक्चुअलिटी के साथ ज्वाइन करेंगे, जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके, बिल्कुल टीडीएस कवर होगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जी बताइए क्या डाउट है तन्नू जी। जी सोमेश, मैंने बोला टीडीएस कवर होगा। तन्नू जी आपका क्या डाउट है? ओके, चलिए, थैंक यू। एमसीए, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू।